तो आज हम लोग सिलेबस के फर्स्ट यूनिट जो है आपके, उसमें जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, डॉट नेट फ्रेमवर्क को, CLR को, CTS को, MSIL को, उसी के एक्सटेंशन में हम आज की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम इसके अलावा कुछ और बातें भी करेंगे, जैसे कि बेस क्लास लाइब्रेरी क्या है इसमें, और फीचर्स तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विजुअल स्टूडियो .NET IDE की, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक्सप्लेन द विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसकी आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराना जो 2008 का IDE था वो इस तरीके का था, लेकिन हम न्यू IDE पे बात करेंगे आज, जो 2019 में चल रहा है। तो ये टॉपिक्स आज हम लेंगे: .NET फ्रेमवर्क, बेस क्लास लाइब्रेरी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एटसेट्रा। तो .NET का जो आर्किटेक्चर था हम बात कर चुके हैं पहले भी। इसमें क्या क्या होती हैं, क्या सर्विसेज होती हैं, पूरा डिजाइन करते हैं। वेब सर्विसेज, UDI, WSDI या और भी कोई ऐप्स होती हैं। ओपन इंटरचेंज फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, XML वैलिडेटेड एक्सेप्टेड जो फॉर्मेट है, और सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो ASP करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे मैनेज्ड कोड एनवायरनमेंट मिलता है, जो कि जो भी आप कोड करेंगे, जो भी आप वेब पेज बनाएंगे, उसका XML कोड जो है आपको सिस्टम खुद प्रोवाइड करता है। विजुअल स्टूडियो खुद प्रोवाइड करेगा उसका XML कोड, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा ये सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है जो हम यूज़ करते हैं। अगर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज को कनेक्ट करने की बात आए तो हम यहाँ पर डाटाबेस मेंटेन करेंगे edu.net में, ये वेब पेजेस, वेब सर्विसेज हम डिज़ाइन करेंगे ASP.NET में, और भी चीज़ें हैं। स्पेसिफिक लैंग्वेज कंपाइलर्स की बात कहें तो यहाँ पर C# है, विजुअल बेसिक .NET है, मैनेज्ड C++ है, कोबोल है, और इसके अलावा और भी कई लैंग्वेजेस जो हम आगे की स्लाइड में बताएंगे आपको। लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी के लिए कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को मल्टीपल लैंग्वेजेस में डिज़ाइन भी कर सकते हैं और वो उसको परमिट करता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विजुअल स्टूडियो .NET का रहेगा। कंपाइलेशन होगा CLR के थ्रू, और अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म जो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर जो है ये रहेगा विंडोज़ का, और डाटाबेस आप बहुत सारे ले सकते हैं। MySQL हम लेके काम करेंगे। तो ये उसी .NET टेक्निकल आर्किटेक्चर है। यहाँ पर ये लैंग्वेजेस होती हैं ऊपर, जिसमें हम काम करेंगे। उन लैंग्वेजेस में स्पेसिफाई की गई चीज़ों को कॉमन लैंग्वेज फॉर्मेट लेकर के कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन तैयार करेगा। प्लस कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन से हम यहाँ पर वेब सर्विसेज और फॉर्म्स बना सकते हैं। ASP.NET के अंदर विंडोज फॉर्म्स बना सकते हैं। और फॉर्म का जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए वी विल यूज U.NET, है ना, फॉर स्टोरिंग द डेटा, और XML ट्रीज और वट एवर भी जो भी हमें स्टोर करना होगा। और इन सब को करने के लिए देयर इज .NET विजुअल स्टूडियो .NET प्रोवाइड्स यू वेरी रिच class library, and that class library's collection is called base class library. And this base class library will be used in the web forms, web services, window forms, and then run through the common language runtime. This is the whole architecture of the .NET framework. कॉमन लैंग्वेज रनटाइम, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, और जिससे लेते हैं कि कॉमन लैंग्वेज रनटाइम जो .NET लैंग्वेज के लिए है। और यहाँ पर आपको क्या क्या इसके अंदर है, एक है कॉमन टाइप सिस्टम, पहले भी बता चुका हूँ, इसको मतलब डिस्कस नहीं करेंगे। फिर है कॉमन मेटाडेटा,
और ये लाइब्रेरी के थ्रू है हम एक्सेस करते हैं अपने मेटा डेटा को, और वहाँ पर बेस क्लास लाइब्रेरी से वो चीज़ें कोड करके आते हैं और उनको हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने वेब पेज पे, और फिर वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज के थ्रू नेटिव कोड जनरेट करता है और मेमोरी एलोकेशन जो भी ज़रूरत होती है वो करता है। और यहाँ पर क्या नेचर है कि जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, है ना, प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट उसका, तो वहाँ वो अपनी मेमोरी को छोड़ देता है और जितनी भी ऑक्यूपाइड मेमोरी है उसको छोड़ देता है। एंड दिस फीचर इज़ कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन, कि वहाँ पर, है ना, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएगा, वो अपना प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मेमोरी पूरी तरीके से फ्री कर देगा, रिसोर्सेज पूरी तरीके से फ्री कर देगा, ताकि वो आगे दूसरी जगह यूज़ की जा सके। उसके बाद है कोड एग्जीक्यूशन एंड सिक्योरिटी। वो है ही, सिक्योरिटी बहुत रिच है विजुअल स्टूडियो .NET की। जितनी भी टाइप की वेब पर आप आज सिक्योरिटी देखते हैं वो सब सारे फीचर्स यहाँ .NET में अवेलेबल हैं, और उसके लिए लाइब्रेरी है, और आप वहाँ से डायरेक्ट उसके फंक्शंस को, उसकी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके अपने वेबसाइट, अपने वेब पेज पर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर अगर कॉम्पेटिबल लैंग्वेजेस की बात कहें जो हमें विजुअल स्टूडियो में मिलती हैं, वो जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उनमें हैं मेनली C#, VB, JScript, VC++, ये तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हैं। इसके अलावा पर्ल, पाइथन, स्मॉलटॉक, कोबोल, हैस्केल, मर्करी, आईफल, ओबरॉन, ओजेट, पास्कल, APL, CAML, स्कीम, etc। ये इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, वेब सर्विस डिज़ाइन करने के लिए। फिर रेशनल इज़ वर्किंग ऑन जावा कंपाइलर फॉर CLR। ये कैसे काम करता है आगे हम कंपेयर करके बताएंगे। तो ये CLR का आर्किटेक्चर है। बेस क्लास लाइब्रेरी का सपोर्ट मिलेगा जो वहाँ पहले से बना हुआ है .NET के अंदर, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको थ्रेड सपोर्ट मिलेगा, मीन्स प्रोसेस, आप मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट के थ्रू मतलब आप कई थ्रेड एक साथ ओपन कर सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि एक साथ मल्टीपल यूज़र्स आ जाते हैं और उन सारी मल्टीपल यूज़र्स की प्रोसेस को पैरेलल चलाता है, तो ये मल्टीपल थ्रेड ओपन कर लेता है और उसके थ्रू ये प्रोसेसिंग करता है। ऐसे ही यहाँ पर कॉम मार्शलर भी है, ये इसमें इनबिल्ट है, टाइप चेकर है, एक्सेप्शन मैनेजर है, सिक्योरिटी इंजन है, डीबग इंजन है, और इन सब फीचर्स को लेते हुए फिर वो जो भी आपका कोड आपने किया है वो उसके MSIL इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जनरेट करता है। कोड मैनेजर है, गार्बेज कलेक्टर है, जो मैंने भी आपको फीचर बताया, देन क्लास लोडर है। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें CLR के एग्जीक्यूशन मॉडल को, तो चाहे आपने कोड VB.NET में किया है, C# में किया है या किसी अनदर लैंग्वेज में किया है, ये अगर लेयर दिखाएगा। फिर जिस भी लैंग्वेज में किया है उसके कंपाइलर से वो कंपाइल होगा, कंपाइल होकर के वो किस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड फॉर्म में आ जाएगा, CL फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर वो CLR पर चला जाएगा और CLR उसको अपने जस्ट इन टाइम एग्जीक्यूशन का जो उसका एनवायरनमेंट है वहाँ से उसको एग्जीक्यूट करेगा ऑन टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपको रिजल्ट या जो भी आउटपुट पेज है वो दिखेगा, है ना, और वहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे सर्विसेज को, या वेब पेज के जो भी रजिस्ट्रेशन का है तो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जो भी है। तो ये नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये चीज़ यहाँ पर से बताने की कोशिश की गई है कि ये कोड आए, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड आए और उनको CLR को दे दिया। CLR ने जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ करके नेटिव कोड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट किया और फाइनली जो पेज था वो एग्जीक्यूट करके आपको ब्राउज़र पे, ये वही चीज़ को एक और तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। लैंग्वेजेस थोड़ी बढ़ती हैं, बेसिकली इस लेवल की सपोर्ट क्लास जो हैं वहाँ से उनकी सर्विस आप यूज़ करते हैं, तो क्लास लोडर वहाँ से उस फंक्शन की सर्विस को कोड को लिंक करके आपकी कोड के साथ और फिर उसको चलाता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। Then common type system, यहाँ बताई चुके हैं आपको, specification for how many types are defined
हाउ टाइप्स आर डिफाइंड एंड हाउ दे बिहेव, है ना, यहाँ पर ये है। ए टाइप कैन कंटेन जीरो और मोर नंबर्स, है ना, तो उसके लिए फील्ड हो सकता है, मेथड हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, इवेंट्स हो सकती है, जहाँ ये टाइप्स हम यूज़ करते हैं, यूजर डिफाइंड हो चाहे सिस्टम। तो ये कुछ यहाँ पर टाइप्स बनाने की कोशिश की गई है। आप देखें कि यहाँ पर मैंने कहा आपको पहले भी कि जितने भी अवेलेबल टाइप्स हैं वो सब क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको ऑब्जेक्ट दिया गया है ना। तो और ये क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, एरे हो सकते हैं, वैल्यू टाइप हो सकती हैं, वैल्यू टाइप में फिर इनको प्रिमिटिव टाइप्स जो हैं वो ये हैं, बूलियन, बाइट, इंट, क्लियर, सिंगल, डबल, डेसिमल, डेट टाइम, टाइम स्पैन, है ना। और उसके अलावा वैल्यू टाइप में इनम, स्ट्रक्चर, और डेलीगेट टाइप में मल्टीकास्ट डेलीगेट भी हो सकता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्लासेस आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब हैं किसमें, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ CTS के थ्रू ये आप डिफाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स और वेब फॉर्म्स, वेब सर्विसेज पर। ये कुछ और टाइप्स यहाँ बताने की कोशिश की, देखिए आप CTS के डाटा टाइप में डिफाइन करेंगे। ये सब सिस्टम जो आपकी बेस क्लास लाइब्रेरी थी उसके अंदर है, और ना, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर 3 जो इसकी बेसिक कैटेगरी है बेस क्लास लाइब्रेरी की, जो मेन नेम स्पेस है वो है सिस्टम। सिस्टम के अंदर फिर आपको जितने भी डेटा से संबंधित चीज़ें हैं वो मिलेंगे, डेटा सेट्स और डेटा व्यूज़, सिस्टम डॉट डेटा करके, और जितनी भी उसकी डिबगिंग की है ना क्लासेस हैं वो सब किस में मिलेंगी आपको, डायग्नोस्टिक्स में, सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स डॉट डिबग, सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स डॉट इवेंट लॉग, और सिस्टम डॉट IO डॉट डायरेक्टरी, सिस्टम डॉट IO डॉट फाइल स्ट्रीम। तो ये तो मेन क्लास है, सिस्टम है, क्लास नहीं है बल्कि नेम स्पेस है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। और जो सिस्टम है उसको फिर फर्दर 3 में बांटा गया है, सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक, सिस्टम डॉट IO, और फिर सिस्टम डॉट डेटा को 2 में बांटा गया है, डेटा सेट्स और डेटा व्यूज़। डायग्नोस्टिक्स जो है उसको 2 भागों में फिर बांटा गया है, डिबग और इवेंट लॉग। तीसरा है IO that contains the classes for working with the files and data streams, and these are further divided into directory and file streams. तो ये बेस क्लास लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन। अगर कंपैरिजन की बात कहें कि ये किस तरीके से काम करता है और जावा किस तरीके से काम करता है, तो जावा में आपका जो सोर्स कोड होता था वो फर्स्ट कंपाइल जब होता था तो उसके बाइट कोड जनरेट होते थे, जबकि यहाँ पर जो सोर्स कोड है चाहे किसी भी लैंग्वेज में, जैसे यहाँ VB में लिखा है वहाँ C# भी हो सकती है, VC++ भी हो सकती है, जिसमें भी लिखा है उससे पहले कंपाइलर में उसके एरर्स रिमूव करने के बाद में यहाँ पर जो कोड जनरेट होते हैं वो कोड इन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, तो उसे CIL लिखा है, MIL भी लिख सकते, MSIL भी लिख सकते हैं, IL भी लिख सकते हैं, तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आता है जैसे कि बाइट कोड में आता था। फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट होकर के JVM जो था कंपाइलर रन करता था, उसको यहाँ पर स्केलर रन करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन जावा एंड .NET प्रोग्राम्स इन द वे ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, है ना। तो ये एक डिफरेंस है। फिर जो हम बात कर रहे हैं बेस क्लास लाइब्रेरी, बड़ा टॉपिक है ये, मैं अभी आपको पिछले भी मैंने बताया कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं उनके कलेक्शंस बने हुए हैं और उनको हम क्या करें, नेम स्पेस कह रहे हैं। नेम स्पेस में एक नेम स्पेस में बहुत सारी क्लासेस होती हैं और एक नेम स्पेस फर्दर कई नेम स्पेस में ब्रेक किया जा सकता है, फिर फर्दर फिर कई नेम स्पेस में ब्रेक किया जाता है, और फाइनली वहाँ पर जो लीफ होगी, है ना, जो लीफ नोड होगी वो क्या होगी, एक क्लास होगी। तो यहाँ पर आप देखें, अभी मैंने पीछे आपको बताया
कि मेन जो नेम स्पेस है वो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सिस्टम डॉट डेटा, डायग्नोस्टिक और IO 3 दिए हुए हैं, फिर फर्दर वो ब्रेक डाउन किया गया है। तो उस बात को ही यहाँ पर फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। द क्लास लाइब्रेरी इज़ ए कॉम्प्रीहेंसिव object oriented collection of reusable types. These class library can be used to develop applications that include traditional command line applications, graphical user interface applications, है ना, दो तरीके की एप्लीकेशंस। और तीसरी जो है वह है एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन लेटेस्ट इनोवेशंस प्रोवाइडेड बाय द ASP.NET। उसमें दो चीज़ें हैं, वेब फॉर्म्स और XML बेस्ड वेब सर्विसेज, यही दो हम बनाएंगे। हम ASP पढ़ रहे हैं तो हम यही बनाएंगे, है ना। तो ये उसी को समझाने की कोशिश की है। फ्रेमवर्क, क्लास लाइब्रेरी और बेस क्लास लाइब्रेरी यूनिफाइड क्लासेस होती हैं और वेब क्लासेस हैं। ASP की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, वेब फॉर्म्स बनाएंगे, वेब सर्विसेज बनाएंगे ASP में। तो उसके लिए जो क्लासेस हमें रिक्वायर्ड हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स जो हम टूल बॉक्स में भी देखेंगे और उसके अलावा भी हैं। उसके अलावा हम कैचिंग यूज़ करेंगे, ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। फिर सिक्योरिटी की जो भी वहाँ क्लासेस हैं उनको हम यूज़ करेंगे। सेशन इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन द वेबसाइट एंड द क्लाइंट फॉर्म, है ना, और उसके कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि, है ना, एक ही जगह से आप पूरी वेबसाइट को उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी साइट्स पे, जैसे कि बैंक की साइट है या रिजर्वेशंस की साइट है, उसमें आप रिफ़्रेश नहीं कर सकते या ऊपर बैक नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो वहाँ पर वेब फॉर्म पर दिए हुए बटन से ही वापस जाना है। अगर आपने ऊपर से बैक बटन प्रेस किया ब्राउज़र के थ्रू तो क्या करेगा, वो आपको वहाँ से लॉग आउट कर देगा और फिर आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में उसके सेटिंग कर देते हैं कि जो है वो एक बार लॉगिन होने के बाद में बाहर से रिफ़्रेश या बैक नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो लॉग आउट माना जाएगा। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हम एक ही जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं उनमें जाकर कर देते हैं, इसलिए यहाँ कॉन्फ़िग लिखा गया है ना। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, डेटा का यूज़ करें चाहे मत करें, डेटा का तो यूज़ करेंगे, है ना। वेब सर्विसेज में नहीं होगा, वेब फॉर्म्स में होगा। जब फॉर्म का मतलब ये डेटा कलेक्शन के लिए आपने कुछ बनाया है या डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ बनाया है ना, तो वहाँ पर हम डेटा को लिंक करेंगे। फिर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका जो XML कोड है वो खुद मशीन जनरेट करके देगी, यानी कि करने के लिए वहाँ पर बेस क्लास लाइब्रेरीज तो चाहिए। तो XML की क्लासेस हैं जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी फंक्शन है उसकी जो भी कोड है वो वहाँ से उसको सिस्टम खुद उठाता है और आगे कोड में लिखता चला जाता है। आप खुद चाहें तो आप खुद भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए पूरा सपोर्ट है। वी हैव दी सफिशिएंट क्लासेस फॉर हैंडलिंग ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन द .NET, ठीक है। उसके अलावा जो भी हैं इमेजिंग, ड्राइंग, इमेजिंग, टेक्स्ट, इसके लिए भी क्लासेस यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसके बाद सिस्टम क्लासेस हैं कुछ तो, जो कलेक्शंस, डायग्नोस्टिक्स, ग्लोबलाइजेशन, IO, सिक्योरिटी, थ्रेडिंग, सीरियलाइजेशन, रिफ्लेक्शन और मैसेजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेस क्लास लाइब्रेरी में क्या क्या है, इट इज सिमिलर टू जावा सिस्टम नेम स्पेस, लगभग वैसे ही है। यूज्ड बाय ऑल .NET एप्लीकेशंस, जितनी भी तरीके की .NEट एप्लीकेशंस बनती हैं उनमें सेम ही बेस क्लास लाइब्रेरी है, सबको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। उसका विंडो फॉर्म बनाए, वेब सर्विस बनाए या फिर वेब फॉर्म बनाए, ठीक है। हैज़ क्लासेस फॉर इनपुट आउटपुट, थ्रेडिंग, डेटाबेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, कंसोल, सॉकेट, वेब, मेल, सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए, कॉम के लिए, रन टाइम, टाइप डायरेक्टरी, इनोवेशन, इन्वोकेशन, कोई चीज़ इन्वोक करनी है बाहर से, सर्विस या डाटा, तो उसके लिए भी क्लासेस हैं। असेंबली जनरेशन, ऑल, है ना, देयर इज द क्लास फॉर हैंडलिंग ऑल दोज इश्यूज इन दी विजुअल स्टूडियो। फिर फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की अगर आप बात कहें, इसके अगेंस्ट सिंगल कंसिस्टेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरीज हैं यहाँ पर टू एनेबल बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वेब एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड
तक एक्सटेंड कर सकते हो जैसे जैसे आपका काम पता चल जाता है ना। बिल्ड यूजिंग classes arranged across logical hierarchical namespaces, work with all CLR languages, है ना, कोई सी भी CLR लैंग्वेज आप यूज़ कर लो, सब में आप उस प्रोजेक्ट के इस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को कोड कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में बने हुए डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक साथ वहाँ पर रन कर सकते हैं। तो ये तो थी सारी जो पॉइंट थे उन पे एक डिस्कशन था। अभी मैं आपको 2019 का आईडी दिखा देता हूँ जिसकी हमने बात की थी। ये 2019 विजुअल स्टूडियो का वर्जन है, उसका आईडी। तो आईडी में आप देखें तो सबसे ऊपर तो क्या है, इसमें टाइटल बार है, उसके बाद ये शॉर्टकट टूल्स हैं और उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो है एक तो टूल बॉक्स है, वेरी रिच टूल बॉक्स है ना, और एजेक्स एप्लीकेशंस हैं, एजेक्स टूल्स हैं इसके अंदर आपके डेटा के लिए, वैलिडेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, लॉगिन के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पर पहले से बना हुआ टूल है। ये हमारा डिज़ाइन एरिया है और इसका आप सोर्स कोड भी देख सकते हो। ये XML में ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। मैंने तो सिर्फ क्या करा है, इसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया, लेवल लिया और एक नेम ऑफ द स्टूडेंट करके लेवल लिया और एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया, 3 चीज़ें ली हैं। तो आप देखें इसका मैंने कोई XML कोड नहीं लिखा, लेकिन खुद ही यहाँ पर पहला जो लेवल है उस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, आप देखें तो है ना, जो ऊपर टॉप पे दिख रहा था, ये अपने आप बन रहे हैं कोड इसमें। ऐसे ही जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पर का लेवल का नाम हमने रखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने उसका नाम स्टोर करने के लिए लिया। तो इस तरीके से जो भी हम ऑब्जेक्ट चाहें वो डिज़ाइन व्यू में लेकर के प्लेस करते चलेंगे और उसका जो XML कोड है वो ऑटोमेटिक खुद वहाँ पर रन होता चला जाएगा। तो आपको जब पूछा जाए आईडी, तो ये पूरी पिक्चर आपको बनानी है। उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है कि यहाँ पर टूल बॉक्स बनाना है, यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर भी बनाना है आपको, है 2 टैब हैं यहाँ पे, तो आप टूल बॉक्स बना सकते हैं और सर्वर एक्सप्लोरर बनाएंगे। ये 2 चीज़ें बनाएंगे यहाँ पर। जब हम डेटाबेस यूज़ करेंगे तब सर्वर एक्सप्लोरर का काम आएगा। तो अभी हमारा नहीं है तो भी ये बनेंगी, 2 टैब होती हैं यहाँ पर, एक तो टूल बॉक्स और दूसरा सर्वर एक्सप्लोरर। उसके बाद ये वेब फॉर्म है और उसके 3 व्यूज़ हो सकते हैं। डिज़ाइन भी हो सकता है, केवल डिज़ाइन देखेगा आपको, सोर्स कोड दिखेगा, या फिर स्प्लिट करके दोनों दिख सकते हैं। इसके अलावा जो आउटपुट विंडो है दैट विल बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट ऑफ द वेबसाइट, वेब फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो आप देखें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम हमने रखा है टेस्ट प्रोजेक्ट, और उसके अंदर जितने भी फॉर्म्स, ये भी पहला वेब फॉर्म 1 जो हम बना रहे हैं वो यहाँ है। ऐसे हम बहुत सारे वेब फॉर्म्स बना सकते हैं। और जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात कर रहा था कि जैसे कि कहीं से भी आप रिफ़्रेश या बैक बटन प्रेस करते हैं तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो लॉग आउट हो जाएगा, तो वो web.config फाइल होती है। web.config फाइल भी XML में लिखी हुई है, तो यहाँ से हम वो सेटिंग्स देते हैं, है ना। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हम वेब फॉर्म की बात कर रहे हैं। साथ में वेब फॉर्म पर जैसे भी एक आपने जैसे टेक्स्ट बॉक्स को लिया तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं, चाहे उसका फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है ना, जो भी चीज़ें हैं तो वो आप उसकी सब चीज़ें यहाँ से मेंटेन भी कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो अपनी नीड के अनुसार। जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे ये एक लेवल है तो इसका मैंने 4 कलर कुछ दे दिया और मैंने इसका जो है बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया है। आप चाहें तो कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं, है ना, जैसे कि मैंने येलो ले दिया, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। आप चाहो तो उसके बाउंड्रीज मार्क कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखी गई हैं और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आईडी है इसका, है ना, आईडी ज़रूर आएगा, 100% आएगा। और ये आउटपुट विंडो है, यहाँ पर आउटपुट देखेगा आपको, है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना, ठीक है।